दोस्तों physicspower.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस प्लेटफॉर्म की सहायता से हम जो यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2023 में जो पेपर का सेट नंबर है 346 BS, उस पर आज हम विचार करेंगे। और मेरा मानना है कि बच्चे यदि पुराने क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और उनके सॉल्यूशन का विस्तार से अध्ययन करते हैं तो आने वाली परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम बिना देरी करते हुए इसका जो खंड आ है, जो पहला सेक्शन है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है इसका, चांदी का परावैद्युतांक कितना होता है? आप सभी लोग जानते हैं, मैं थोड़ी सी बता दूं कि परावैद्युतांक क्या होता है। परावैद्युतांक ये होता है और इसे जो डिफाइन करते हैं हम इस तरह से करते हैं, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या होता है? किसी माध्यम की वैद्युशीलता होती है, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये निर्वात या वायु की वैद्युशीलता होती है। इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूं कि के की जो वैल्यू होती है, परावैद्युतांक की जो वैल्यू होती है, वो एक से कभी भी कम नहीं हो सकती। एक से कम नहीं हो सकती, एक के बराबर हो सकती है, ठीक है। और कहां तक हो सकती है? ये अनंत तक हो सकती है। एक और अनंत के बीच में होती है इसकी वैल्यू, ठीक है। और अब चूंकि ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन पर थोड़ी सी हम बात कर लें। चांदी क्या है? धातु है। जितनी भी धातु होती हैं उनके लिए के की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। ये हमें ध्यान रखना है। इसका ऑप्शन हो गया के इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये वाला चौथा आंसर इसका सही है। अब दूसरा आता है, दूसरा क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। आप लोग जानते हैं कि दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं। एक क्या होता है? पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, और एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर के तीन भाग होते हैं, मेरी बात जरा विस्तार से समझें। एक होता है इमीटर, एक होता है बीच में बेस, और लास्ट में जो होता है कलेक्टर होते हैं। तीन भाग होते हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। तो याद रखना आप कि ट्रांजिस्टर का जो यूज करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर का यूज जो हम करते हैं एम्पलीफायर के रूप में करते हैं। एम्पलीफायर को हिंदी में कहते हैं प्रवर्धक। प्रवर्धक, प्रवर्धक क्या होता है? इंग्लिश में इसे एम्पलीफायर कहते हैं। क्या होता है एम्पलीफायर? एम्पलीफायर वो होता है जो एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना, वोल्टेज को बढ़ाना, पावर को बढ़ाना, धारा को बढ़ाना, उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं, ठीक है। तो हम ट्रांजिस्टर का जो यूज करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? एम्पलीफायर के रूप में हम इसका यूज करते हैं, याद रखना। अच्छा, कोई आपसे पूछे भी ट्रांजिस्टर का क्या यूज है, तो मेन जो इसका यूज है वो किसके रूप में होता है? एम्पलीफायर के रूप में। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये तीन कंडीशन में यूज होता है। तीन तरह के एम्पलीफायर के रूप में हो सकता है, या तो कॉमन बेस हो सकता है, कॉमन कलेक्टर हो सकता है, और कॉमन इमीटर हो सकता है। हिंदी में कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ आधार। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। दूसरा इसका नाम हो सकता है उभयनिष्ठ संग्राहक, कलेक्टर की हिंदी होती है संग्राहक। और तीसरा नाम क्या हो सकता है इसका? उभयनिष्ठ उत्सर्जक। तो ध्यान रखना, इमीटर को हिंदी में क्या कहते हैं? इमीटर को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। बेस को आधार कहते हैं, और सी का मतलब कलेक्टर, कलेक्टर को क्या कहते हैं? संग्राहक कहते हैं। ये तीन भाग होते हैं। और एम्पलीफायर तीन प्रकार के बन सकते हैं। उभयनिष्ठ आधार एम्पलीफायर बन सकता है, उभयनिष्ठ संग्राहक बन सकता है, उभयनिष्ठ उत्सर्जक बन सकता है, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में जो दे रखा है, देखो आप लोग समझिए, यहाँ पे इसमें प्रश्न में, यहाँ पर ये जो है बीच वाला, ये तो बेस है आपका, और ये जो है आपका कलेक्टर है, और ये जो है यहाँ पर इमीटर है। तो अब हम क्या करते हैं कि तीन तरह के एम्पलीफायर बना सकते हैं। अब एक मिनट, इस क्वेश्चन में हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे थोड़ा विचार कर लीजिए। जैसे सपोज करो आप इस तरह से बना दिया, आपने ये बना दिया एम्पलीफायर। तो देखो ये पोर्शन कौन सा होता है? ये आउटपुट होता है, और ये वाला पोर्शन कौन सा है आपका बेटा? इनपुट है। तो ये याद रखना कि इनमें कॉमन क्या है? आउटपुट और इनपुट में क्या चीज कॉमन है? बेस है। तो ये जो एम्पलीफायर बन जाएगा, इस कंडीशन में जो एम्पलीफायर बनेगा उसे हम कह देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ आधार
प्रवर्धक, ये कह देंगे हम इसके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें बेस था। सपोज करो यदि इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लें, ऐसे बना दें, सपोज करिए आप, ये बेस है इसका, ये इसका इमीटर है और ये इसका कलेक्टर है, और हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। सपोज करो ये यहाँ पर इस तरह से मान लो ये बन गई ये यहाँ पर देखो अब आप, ये ई है, ये सी है आपकी, और ये बी है, ये आपका आउटपुट मिल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या मिल रहा है? आउटपुट। और इसमें कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? कलेक्टर कॉमन है। देखो ये इनपुट है भाई, आउटपुट में भी जा रहा है ये कलेक्टर, और इनपुट में भी है, तो इसका मतलब इसे क्या कह देंगे हम? कॉमन संग्राहक। कलेक्टर की हिंदी क्या होती है? संग्राहक। तो इसका नाम बन जाएगा बेटा उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। अब आप लोग समझ जाओ, ये बताओ इसमें क्या चीज इनपुट और आउटपुट? ये भाई आउटपुट है, और ये क्या है? इधर इनपुट है। इनपुट और आउटपुट में कौन सा सिग्नल, कौन सा इसका, कौन सा भाग जो है कॉमन है? इमीटर भाग है। इमीटर को हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक। देखो तो ये क्या बन जाएगा? देखो आउटपुट में भी जा रहा है और ये इनपुट में भी जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रबंधक। क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रबंधक। तो ये इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब आता है अगला प्रिज्म के लिए। आप लोग पतले प्रिज्म के लिए ये सूत्र आपने ड्राइव करा होगा, क्रोनिकल डेल्टा बराबर n-1 into a। क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है भाई? क्रोनिकल डेल्टा होता है विचलन कोण, और ए क्या होता है? ए प्रिज्म कोण, या इसे अपवर्तक कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपवर्तक कोण। अब प्रश्न आपका क्या कह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है पतले प्रिज्म के अपवर्तनांक क्या होगा यदि उसके अपवर्तक कोण और विचलन कोण का मान बराबर हो। मतलब क्रोनिकल डेल्टा और ए दोनों के मान बराबर है, तो दोनों को हमने एक्स एक्स मान लिया, ये चीज इधर मल्टीप्लाई में है तो इसके अपॉन में आ जाएगी, तो एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, n-1 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा n-1। तो ये माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1 में 1 और ऐड हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो n बराबर 2 आ गया। नंबर घाव का स्टार्ट होता है। इसमें एक समीकरण दे रखी है 4 1h1। 1h1 जानते हैं? प्रोटॉन। और वैसे भी आप जान रहे हैं कि हल्के कण है, और कितने हैं ये? 4, और मिलके क्या बना रहे हैं? भारी कण बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। ठीक है, और नॉर्मली बात है भाई, आप लोगों ने दो अभिक्रियाएं सुनी है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? उसमें जो होते हैं नाभिकीय विखंडन में बड़े बड़े नाभिकीय विखंडन में क्या होता है कि बड़ा जो नाभिक होता है वो छोटे नाभिकों में टूटता है, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? यहाँ छोटे छोटे 4 मिल रहे हैं और एक बड़ा नाभिक बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया? नाभिकीय संलयन। ये नाभिकीय संलयन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल कण नहीं है? अरे भाई आप सब लोग जानते हैं मूल कण वो कण होते हैं जो अन्य कणों से नहीं मिलकर बने होते हैं। तो भाई पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन के बारे में जानते हो? पॉजिट्रॉन को हम लोग भाई ऐसे E+ से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है ये पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख देते हैं 1 β 0 + 1 β 0। ठीक है, अच्छा इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के जस्ट उल्टे होते हैं। ठीक है, एल्फा कण 2He4 होता है, तो 2He4 में तो आप लोग जानते हैं कई प्रोटॉन होंगे, इसमें दो प्रोटॉन होंगे, नहीं होंगे? ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन ये भी क्या है? मूल कण है। तो ये और ये तो मूल कण हो गए, और ये जो है एल्फा कण, ये आपका मूल कण नहीं है, फंडामेंटल कण नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ समझने की कोशिश करें आप लोग। यहाँ पे एक तो सोर्स की आवृत्ति दे रखी है n, ठीक है, और एक भैया अनुनाद की आवृत्ति दे रखी है। आप लोग सभी एक बात जानते हैं, तो कह रहा है 2 आवृत्ति दे रखी है, और वो कहता है कि धारा जो है विभव से पक्षगामी है। आप लोग जानते हैं केवल L वाला जो परिपथ होता है, केवल L वाला, ये केवल L वाला यदि हम ऐसी परिपथ बनाए, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? केवल L वाले में BL क्या होता है? आगे होता है, और धारा ये होती है, मतलब I से π/2 आगे होता है। कहां पर? केवल L वाले में, ये L ही तो है। और C वाले में क्या होता है भाई? C वाले में आप लोग जानते हैं, C वाले में ये होता है कि BC नीचे होती है, मतलब ये विभवांतर जो होता है या विभव जो होता है कम होता है, किससे? धारा से। कितना पक्षगामी होता है? π/2। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब सोर्स की आवृत्ति कम हो, किससे? अनुनाद की आवृत्ति से,
ये वाली यदि कंडीशन हो, मतलब सोर्स की जो आवृत्ति है इससे कम है, तो ये वाली कंडीशन बनेगी, धारितीय परिपथ वाली बनेगी। परंतु ये इसका उल्टा पूछा है, ये कह रहा है साहब धारा विभव से पीछे है, ये वाली कंडीशन बात कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन कब डेवलप होती है? जब होती है जब आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति ज्यादा होती है। किसकी आवृत्ति? जो सोर्स है, किससे? अनुनाद की आवृत्ति से। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और यदि हाँ इसमें ये बात पूछने लगे कि इस कंडीशन में किस तरह का परिपथ होगा, तो आप कह देंगे प्रेरकत्व वाला, प्रेरकत्वीय परिपथ होगा, प्रेरकत्वीय परिपथ होगा, मतलब एल वाला परिपथ होगा, एक तरह से ये कह सकते हैं। और इसमें क्या होएगा? इसमें धारितीय परिपथ होगा, कौन सा? सी वाला। और इसमें क्या हो जाएगा? केवल आर वाला, ऐसे मान के कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? धारा कहाँ विभव से पीछे होती है? इस वाली कंडीशन में, केवल कौन से में? प्रेरकत्व वाले में, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा सेक्शन खत्म हुआ।